94.0 I'm your host नवाज राजा पाकिस्तानी with your weekly program Signature Talk। और आज भी हम बहुत ही अहम मौजू जो कि पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मची हुई है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। स्पेशली जो इस वक्त बयानिया पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश की गई, और कुछ लोग इसे कहते हैं मुदाखलत, और कुछ लोग मुदाखलत और साजिश के अंदर इस वक्त डेफिनेशन बयान कर रहे हैं। इस डेफिनेशन के ऊपर बात की जाएगी, और इस पूरे मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज मैंने दावत दी थी मुनीर अहमद साहब को, जो कि इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। For my listeners, if they want to ask a question, they can call us on our studio number 0333 and they can also send us a text message on WhatsApp at 0333 Definitely, if they are sending a text message outside UK, then they have to use 004433340940. And they can also view this program on live at www.revivefm.co.uk, and they can also watch it on YouTube channel as well. मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। सर, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सही हलचल मची हुई है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश की गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बयानिया था, अलामिया था, उसके अंदर मुदाखलत का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, और उसके ऊपर अब बड़ी लंबी बहस हो रही है कि मुदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या है। एक तो हम इसके ऊपर थोड़ा-सा बात करेंगे कि मुदाखलत और साजिश के ऊपर फ़र्क क्या है, ये बयान करेंगे। दूसरा, एक थोड़ा-सा आपसे इसके ऊपर पूछने से पहले मैं कुछ लोगों के लिए ये बयान करता चलूँ कि एज़ ए तजिया नगार हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि दोनों चीज़ों की अच्छाई और बुराई दोनों बयान करें। ये नहीं कि हम किसी एक की फ़ेवर में सिर्फ़ बोलते जाएँ, हमने दोनों की अच्छाई और बुराई दोनों बतानी होती हैं, और ये फिर एग्ज़ैक्टली। लिस्टनर्स के ऊपर होता है कि वो डिसाइड करें कि उनके ज़हन में और दिमाग में क्या है। मैं अक्सर लोगों एग्ज़ैक्टली। से बात करता हूँ कि हम इस वक़्त, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, कि शख्सियत परस्ती के ऊपर हमारी कौम इस तरीके से चल गई है कि हमने अपने सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। हम कहते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे साथ सच ही बोल रहे होंगे और झूठ नहीं बोल रहे होंगे। जैसे इसकी मैं मिसाल, जैसे ये इस मुदाखलत और साजिश के ऊपर एक मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए कि हर वक़्त की हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। ठीक है, मैंने इस प्रो या ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की जा रही थी, उस वक़्त मैंने अपना तज़िया दिया था कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का टाइम अगर सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा गलत है, और ये इनके लिए बड़ा ही ऑपोज़िशन के लिए मुश्किल साबित होगा कि आप इनको इमरान खान साहब को सियासी शहीद कह रहे हो, और उनके लिए मौका मिल जाए कि अपनी 3 से 4 साल की जो परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर बात ना की जाए और हम दूसरी तरफ ले चले, और वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और ऑपोज़िशन का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर वो इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को ना लेकर आते तो इस वक़्त सारी की सारी ऑपोज़िशन जो है वो जेलों और अदालतों के चक्कर काट रही होती, और शायद अगले इलेक्शन में उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो सियासत कर पाते। हुँ। और थोड़ा-सा अगर हम इसके मज़ीद बैकग्राउंड की तरफ जाएँ, मैं थोड़ा-सा टाइम ले रहा हूँ आपके लिए भी, ताकि वो एक लंबा सवाल आपके लिए आ जाए कि थोड़ा-सा हुँ। हम देखें कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हैं लोग किसी न किसी तरीके से हमारे जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होते रहे, और उसकी मिसाल एक जैसे मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे नवाज़ शरीफ के दौर के अंदर इमरान खान साहब कंटेनर पर थे, और पाकिस्तान के अंदर एक हाई लेवल डेलीगेशन और मुल्क के प्रेसिडेंट ने आना था, और उस वक़्त एक बड़े एमओयू के ऊपर साइन होने थे, और उस वक़्त बहुत लोगों ने इमरान खान साहब की मिन्नत की कि आप जनाब यहाँ से ये धरना के उठा लें ताकि उनका विज़िट किया जा सके। इवन कि उस मुल्क के एम्बेसडर ने भी इनसे बात की, मगर वो इस चीज़ के ऊपर बज़ीद थे, वो उन्होंने नहीं किया, और वो पाकिस्तान के मुफ़ाद के खिलाफ गया। वो जो इक़दाम था इमरान खान साहब का पाकिस्तान के मुफ़ाद के खिलाफ गया, और वही जो इक़दाम था वो किसी एक इंटरनेशनल पावर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, और उस वक़्त फिर इमरान खान साहब के लिए कहा गया कि शायद ये किसी गद्दारों के साथ मिले हुए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अब जो है, जब इमरान खान साहब हुकूमत में है तो दूसरे जो पॉलिटिशियन है वो उनको इस्तेमाल किया गया है। तो किसी न किसी तरीके से हमारे जो ये पॉलिटिशियंस हैं, सॉरी टू से, हमारे ये पॉलिटिशियंस किसी न किसी तरीके से किसी के लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुए हैं रेदर देन कि मुल्क के लिए। तो ये तो एक हमारी है, तो इसका बताने का मकसद ये है कि रेदर देन फॉलोइंग ब्लाइंडली दीज़ पॉलिटिशियंस, हमें अपने कान, आँख और ये चीज़ें खोलनी चाहिए। अल्लाह और उसके नबी के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। ये लोग सब गलतियाँ करते हैं, अपने मुफ़ादात की जंग के लिए लड़ रहे होते हैं,
और स्पेशली जब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए ये कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार होते हैं कि चले हम वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम उस वक़्त रियासत मदीना बनाएँगे या उस वक़्त हम नेक बन जाएँगे और अपनी चीज़ों को भूल हुँ। जाएँगे। जबकि जब आप पीछे से एक गलत इक़दाम उठा के आ रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी पूरे सिनेरियो को देखते हुए, पहले तो आप ये सब मुझे बताइए मुदाखलत और ये जो साज़िश का एक ये लफ्ज़ है और उसके बाद धन्यवाद बाकी राजेश साहब, आपने तो कोई 6-7 बड़े पॉइंट्स मैं नोट कर रहा था, वो आपने सबसे पहले आपने वो शख्सियत परस्ती वाली बात की, ब्लाइंड फेथ वाली, वो तो आज के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बल्कि अगर हम तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करें, उनको फ़ॉलो करें, तो 1450 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि तहकीक कर लिया करो। ये हमने पिछले उसमें भी बात की थी कि कोई भी कोई बात अब तक आती है, कोई सूरत-हाल होती है, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इवन बाज़ सहाबा को कोई बात आती थी, वो आगे पहुँचाते थे, तो उनसे पूछते थे कि आपने इसके बारे में तहकीक की या नहीं की? तो पिछले दिनों एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो एक चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि वो लीडर ही क्या जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो ना कर सकें और लीडरशिप को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में जब 2022 में आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपको खुले ज़हन और खुले दिल के साथ खुद एनालिसिस करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी इस वक़्त सूरत-हाल है, वो क्या है और उसको वो किया जा सकता है। शख्सियत परस्ती की तो राय साहब ये सूरत-हाल हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह पिछली दफ़ा भी हमने कहा था कि ऐसी सूरत-हाल है और अब कुछ गाड़ियों के ऊपर जो लिखा हुआ है इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है और साथ में लिखा हुआ है पीस बी अपॉन हिम। मतलब मैंने आज ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी की है कि कभी तो हम ये कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पीस बी अपॉन हिम लिखते थे और अब ये सूरत-हाल है, तो क्या ये तौहीन रसालत नहीं है? तो ये ज़रा लोगों को अपने लीडरशिप की वर्शिप करते हुए आप कुछ अखलाकियात का, कुछ अपनी दीनी जो सरहदें हैं, लिमिट्स हैं, जो रिलीजियस लिमिट्स हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कोई रिलीजियस मोरालिटी है, वो पहले तो हम मुख्तलिफ तबकों के जो मौलवी हज़रात हैं, उनको कहते थे ना कि भई वो इतना आगे चले जाते हैं अपनी फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने के लिए। तो अब ये सियासी फ़िरका वारियत जो है, इसको फ़रोग़ देने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए और अगर हम देखें तो हमारे किसी भी लीडर का माज़ी कोई इतना अच्छा नहीं है। आप किसी को भी उठा के देख लें, अगर जो हमारे शुरू के लीडर्स थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बारे में ये बात कही जा सकती थी, लियाकत अली खान, इस तरह के जो लीडर्स हैं, उनके बारे में हम ये कह सकते थे कि की जो इंटेग्रिटी है, दैट इज़ बियॉन्ड एनी डाउट। लेकिन उसके बाद से जो भी सूरत-हाल हुई है, लियाकत अली खान साहब के कत्ल से लेके ऑनवर्ड, हम किसी को ये नहीं कह सकते। और फिर इमरान खान साहब की जो अपनी ज़िंदगी है, वो कभी भी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं रही है, अगर शुरू से लेके। तो इसी तरह जो बाकी हमारे सियासतदान हैं, उनकी भी ज़िंदगी कभी इतनी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं रही है। हम ये नहीं कह सकते चले मैं कि कहता हूँ ये कि ये कह देना चाहिए कि क्योंकि इस वक़्त इमरान खान और नवाज़ शरीफ और ज़रदारी और बिलावल का मुकाबला हो रहा है। हाँ, हाँ, तो ये कह देना चाहिए कि 3 ही लोग, नवाज़ शरीफ 3-4 को लोग ही हैं। हाँ जी, इन देखें लोगों नवाज़ को शरीफ साहब जी, की जी। ज़िंदगी के बारे में भी लोग उँगलियाँ उठाते रहे हैं। उनकी सियासी ज़िंदगी जब से शुरू हुई है, ज़ाहिर है कि जब आप पब्लिक में आम हो जाते हैं, जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं, तो फिर आप यू आर अ पब्लिक एसेट। You anyone has a right to comment on you and to know about whatever deeds you are doing. आपकी बिजनेस की हैं, आपकी पॉलिटिक्स की हैं, आपकी मोरालिटी चैलेंज होती है, सारी चीजें। तो आप लेट 80s से लेके अब तक अगर आप आ जाएं, तो आप ना कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब से कभी कोई गलती हुई है, ना आप इस तरह के जुमले जैसे आप इमरान खान साहब के बारे में लिख रहे हैं, ना उस तरह के जुमले नवाज शरीफ के बारे में लिख सकते हैं, ना आसिफ जरदारी के बारे में लिख सकते हैं। और इन दोनों से ज्यादा जो बहुत पब्लिक फिगर और रहे हैं और हाई प्रोफाइल एक क्रिकेटर के तौर पर, तो आप उनकी जिंदगी तो सबके सामने है। तो इस तरह थोड़ा
परहेज करना चाहिए कि आप अपने लीडर को कहाँ पे मिला रहे हैं, और कुछ आपको खुद खुदा का खौफ होना चाहिए। बहरहाल ये तो शख्सियत परस्ती के हवाले से आपने फरमाया कि ब्लाइंड फेथ हमें आज के ज़माने में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट की कि मुदाखलत है कि साजिश है। यार ये दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना। हम कितने दिनों से इस चीज़ को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं साजिश है, वो कह रहे हैं मुदाखलत है। देखें, मुदाखलत अगर इनको हम बाय डेफिनेशन देखें, साजिश तो ये है कि मैं और राजा साहब हम दोनों मिलकर कोई लाहे अमल ऐसा तैयार करें जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता हो। ये तो साजिश होगी मेरी और आपकी मिली भगत साजिश, connivance, whatever word you want to use for this, like okay fine, वो हो गई। मुदाखलत ये होती है कि किसी को अंदर जाके घुस के कुछ चीज कर देना। जैसे मैं यहाँ पर आऊं और आपके माइक को तोड़ दूं, आपका ये जो हेडफोन लगाया हुआ है इसको उतार दूं, ये मुदाखलत है। अब मुदाखलत हुई है या साजिश हुई है, फॉर गॉड सेक अब इससे आगे निकलना चाहिए। अब कल असद मजीद साहब जो साबिक सफीर अमेरिका में थे, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग दोबारा हुई। जिन एजेंसीज को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था, दो प्रीमियर टॉप पाकिस्तान की एजेंसीज, दे वर इन द मीटिंग, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, चीफ ऑफ द स्टाफ, जॉइंट चीफ ऑफ, फिर जो एयरफोर्स के, नेवी के, मतलब दे वर ऑल देयर विद अलोंग विद दोस जो गवर्नमेंट के जिन लोगों को होना चाहिए था। ठीक है, ये गवर्नमेंट आपके लिए वो नहीं है, लेकिन हमारे एजेंसीज के लिए और उनके लिए तो ये एक गवर्नमेंट है, एक वजीर आजम है, वुज़रा हैं जिनके सामने। लेकिन हमारी एजेंसीज जो हैं वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं काम करती हैं। हमने पहले भी देखा है कि अगर कहें कि आईएसआई जो है वो इमरान खान के बिल्कुल ताबे होके चली, तो ऐसा नहीं। या हम कहें कि एमआई ने कोई बहुत ज्यादा, तो इस तरह हम एजेंसीज के चलो हम नाम ले लिए हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजंस दे देते हैं। या इंटेलिजेंस ब्यूरो जो डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली बिल्कुल किसी से इन्फ्लुएंस हुए बगैर वो करते हैं, वो करते हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स भेज देते हैं। आप उसको माने, आप उसको ना माने, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट होती हैं, इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं। हाँ, मैं अगर अपनी हुकूमत का वजीर हूं तो मैं इन्फ्लुएंस्ड हूंगा बाय द ओपिनियन ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैं तो पार्टी का हिस्सा हूं ना जी, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट। तो अब उसमें जो एक चीज, लेट मी कंक्लूड इट। अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक मेमो था जो वहां पे जो उस वक्त की ऑब्जर्वेशंस थी 7 मार्च की, वो पहुंचा दी गई थी। फिर उसके बाद इसको डेलिब्रेटली रोका जाना, 30-31 मार्च तक तो इसको रोका गया ना, तो आपने वक्त पर क्यों पब्लिक नहीं किया? 7-8 मार्च को ये होता है, उसके बाद फिर एक डिनर के ऊपर इनवाइट किया जाता है और वहां पे वो गवर्नमेंट किसी चीज को दूसरों को अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर मुझे पता चल जाए कि राजा नवाज साहब जो हैं वो मेरे हक में नहीं है, तो फिर मुझे आपको क्यों बुलाना है अपनी एम्बेसी के अंदर, या मैंने आपके पास क्यों जाना है? ये भी तो सिनारियो मुनीर साहब है ना कि देखें कि वहां के उस फॉरेन ताकत जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, उनके जो सारे लोग हैं वो तमाम पार्टी से मिलते हैं, तो उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतना तो पता था ना कि ये बड़े अरसे से नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हैं। तो अगर उनके एम्बेसडर ने हमारे एम्बेसडर से ये बात की होगी कि हमें इतना तो मालूम है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी, अगर आ रही है तो अगर ये इमरान खान साहब चले जाते हैं तो हमारा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज गो के ये भी बात करना उनके लिए मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मगर इसको कहे कि उन्होंने बैठ के फिर इनके साथ प्लान किया होगा, ये मेरे ख्याल में गलत है। नहीं, ये देखें, कोई भी आपका जो फॉरेन ऑफिस का आदमी है ना, वो किसी के साथ, या अपोजिशन की, वैसे भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे चाइनीज एम्बेसडर हैं जो हमारे बहुत ज्यादा दोस्त मुल्क, हम उनको समझते हैं और आंखें बंद करके उनको हम अपना दोस्त समझते, क्योंकि उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी है। वो अपोजिशन के साथ भी मिल रहे होते हैं, वो हुकूमत के साथ भी मिल रहे होते हैं। अब आप ये कहें कि जो चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान में है
वो अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश कर रहा है या हुकूमत के साथ मिलके साजिश कर रहा है, या इधर की बातें हो, या प्लेइंग बोथ साइड्स। ऐसा नहीं होता है। जो सफारतकारी में आपको जितने भी लोग होते हैं सबके साथ मिलना होता है। आप, मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी राज साहब कहा था जैसे कि अभी इमरान खान साहब अभी ये 2 दिन पहले एक सेनेटर से मिले हैं, मुलाकात की है, उसी मुल्क के सेनेटर से मिले और बड़ी अच्छी ऐसा मुलाकात ही है, तस्वीर बिल्कुल खिंचवाई सही है। है। और उसके बाद जनाब वो खड़े हुए, वो ठीक है, वो कह हाँ, रहे हैं कि जनाब वो एक मुसलमान के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आके मिले हैं, मगर उनके साथ दूसरे लोग भी तो थे ना। तो फिर हाँ, ये हाँ। तो आप मुलाकातें करते हैं इस वक़्त? देखें तो अब इनकी किससे मुलाकात नहीं हो रही है? जी। ये बुनियादी तौर पर अपनी देखें, जब इनको सारी सूरत हाल पता थी वो, लेकिन अब वो फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो रही थी, तो उस वक्त इनको इसका मुकाबला करना चाहिए था असूलन तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना वो जगह खाली छोड़ी ताकि ये सारी सूरत हाल हो जाए, ताकि उसके बाद वो फिर इसको पूरा एक एक्चुअली जब तक एमकेएम ने साथ नहीं छोड़ा था, उस वक़्त तक इनको उम्मीद थी कि मैं जीत जाऊँगा, उस वक़्त तक ये साजिश नहीं हाँ, थी। वो उनके छोड़ने के बाद अब साजिश नहीं नहीं उसके बाद साजिश हुई है। तो मगर ये अब जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये जो मुनाफिकाना बयानात होते हैं, ये किसी तरफ से भी आ सकते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान पीएमएल-एन के हैं, तो ये खुद इनको सीक्वेंस को देखकर इसका एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस कोई भी करना किसी का फॉलोअर है, बिल्कुल पीएमएल-एन का ब्लाइंडली है, फॉलो तो मत उसको करें। देखना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। जी, अपना दिमाग यूज करें ना। यूज़ अपने ये अल्लाह मियां ने दिमाग अगर हर इंसान को दिया है, तो वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है, यानी उसको सिर्फ हमें लॉजिकली। हमें हमें ब्रेक पे जाना है और यही दिमाग हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बड़े तरीके से जो असल जो साज़िश हुकूमत गिराने की नहीं, जो असल साज़िश थी, यानी कि कहते हैं ना कि निशाना कुछ और था और बताना कुछ हाँ। और था। तो इन्होंने हम्म। बताया कुछ और है, तो असल पाकिस्तान के अंदर जो निशाना था, वो कुछ और था, उसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद कि असल हकीकत में क्या साज़िश थी और उसके अंदर हमारे जो मुल्क के दुश्मन हैं, वो कितने कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही। हकीकत में जो असल साजिश थी, हुकूमत कराना कोई साजिश नहीं, ना ही इसके अंदर मुदाखलत की। असल जो साजिश दूसरी थी, उनको पता था कि ये इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स इस वक़्त कैसे हो गए और हम इनकी ब्लाइंड फॉलोइंग को कैसे इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर इंतशार फैला सकते हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का एक इदारा है जिसके ऊपर सब फ़ख्र करते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। टिल देन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिवाइव एफएम 94.2। आई एम योर होस्ट नवाज राजा, पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत और साजिश के अंदर। तो जाने से पहले ये मैं बता रहा था कि असल साजिश हुकूमत गिराना नहीं था हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों का। असल साजिश ये थी कि कैसे हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पाकिस्तान की आज तक हिस्ट्री में नहीं हुई, कि जैसे ओपनली पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोला गया। और यही एक्चुअली हमारे दुश्मन जो थे, उन्होंने नोट किया हुआ था कि कैसे इसको पहले एक ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करवाया गया और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए ऐसा इन्फ्लुएंस डाला गया हमारी सोसाइटी के अंदर कि ओपनली जो आज तक किसी ने इस इदारे को इस तरीके से डिस्कस नहीं किया और इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं किया। इवन के मैं कहूंगा कि शायद लोग भी से मेरी बात से मुत्तफिक ना हो कि जो एक्स सर्विसमैन है, वो भी उस सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इफेक्ट हुए कि उनकी सोच जो तब्दील हो गई। गो के अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के बाद उनको भी ख्याल आया कि नहीं, ये जो इस वक्त है, ये जो सोशल मीडिया के अंदर एक जो वेव चली है, ये एक्चुअली पाकिस्तान की सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करने की एक साजिश है और पाकिस्तान के लोगों के अंदर इंतशार और खाना जंगी की तरफ ले जाने की तरफ है। क्योंकि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगी तो डेफिनेटली हर किसी को पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है तो वो फिर उसके क्या हालात होंगे। और थैंक्स गॉड कि इमरान खान साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया, मैं कहूँगा। और ऐसे ही है कि उनसे डेफिनेटली कहा गया होगा कि आप करें। गो के उन्होंने लाहौर की तकरीर में जाते-जाते फिर इशारा कर गए कि जिन लोगों से गलती हुई है, उन लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ कि वो उसको दुरुस्त कर लें। तो वो थोड़ा-सा इशारा कर गए थे। वो किन लोगों की तरफ था, इन्हीं लोगों की तरफ था। मगर फिर भी चलें, कुछ ना कुछ तो जो है ना, कहते हैं कि कुछ ना कुछ सैनिटी जो है वो प्रिवेल की। तो इसके ऊपर भी बात करें कि सोशल मीडिया ने कैसे हमारे इवन के एक्स सर्विसेज जो सर्विसमैन हैं, उनके उनके दिमाग को भी उन्होंने इफेक्ट किया।
वो तो बड़े सोचने समझने वाले हैं ना, कि अगर कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है या कुछ लोग हैं, उनकी तो बहुत ज्यादा अप्रोच होती है चीजों की देखने की, उनका जो विजन है बड़ा एक्सपैंड होता है, वो भी इस चीज से इफेक्ट हुए। राय साहब देखें, अभी आपने फिर 2-3 बातें जो हैं वो की। एक तो जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब के अगर हम बहुत शुरू से जब धरनों के ज़माने से लेके अब तक के देखें, तो वो हमेशा से एक जिसे कहते हैं ना कि पावर के लिए तरसा हुआ शख्स। आप उस वक़्त की उनकी स्पीचेस देखें। आपने बात की बड़े इशारे किनारे में कि किसी प्रेज़िडेंट ने आना था। प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग ने आना था और सी-पैक किक ऑफ होना था। उस पे इनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि वो बहुत अहम मामला है, आप थोड़े दिन ये धरना खत्म कर लें, फिर वापस आ जाना। आपको पहले भी आने की इजाज़त दी थी और अब भी आपको दोबारा इजाज़त दे देंगे, और उसके ऊपर वो नहीं माने थे। और अब जो सूरत हाल है, पिछले 3 साल से पूरी दुनिया जानती है कि इस रीजन के अंदर कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी हुई है, जिसमें अमेरिका और चाइना मुतहारिब हैं। वो दोनों एक दूसरे के आमने-सामने हैं, और इंडिया जो है वो प्रॉक्सी है, अमेरिकन प्रॉक्सी है इस कोल्ड वॉर के अंदर, जो किसी वक्त भी हॉट वॉर के अंदर, हॉट परसूट के अंदर वो हो सकती है। चाइना चूंकि रशिया के साथ उनका डिफेंस पैक्ट था, और वहां पर भी उनको प्रवोक करके और सारी सूरत हाल वो उसमें किया गया। और कौन नहीं जानता कि पूरे 10-12 साल से अमेरिका जो यूक्रेन के अंदर कर रहा था, और अभी चंद रोज पहले दोबारा जो शिपमेंट भेजी है अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर मिलिट्री एड की, और नाटो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वो उसने हालाशेरी दी हुई। एक वक्त था कि जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट मीडिया के सामने बैठ के रो रहा था कि हमारे ऊपर ये कर दिया गया है। अब वो कह रहा है कि नहीं, हमारे साथ हमारे इत्तेहादी मौजूद हैं और हम सारी सूरत हाल, और किस तरह से। दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि बेवजह जंग को तूल देने की। इसी जो हमारा जो सोशल मीडिया वाला है, इसके ऊपर अब नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि ये एक सिनेरियो है जो इस वक्त मौजूद है हमारे यहाँ। अब चाइना का अगर बहुत करीबी दोस्त, जिगरी यार पाकिस्तान, अगर इसको डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे मुख्तलिफ तरीकों के साथ, इसके मुआशरे के अंदर तफरीक पैदा नहीं करेंगे, फोर्सेस के खिलाफ आवाम को खड़ा नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान कमजोर कैसे होगा? और जब तक कमजोर नहीं होगा, वो चाइना के साथ खड़ा रहेगा, वो दूसरे मुल्कों के। चले मैं आपसे एक काउंटर जो वो देते, वो कहते हैं कि चले अब देखना, ये मौका तो दिया गया ना, एक छोटा सा बात कहां से कहां निकल जाएगी, कि अगर नवाज शरीफ साहब, मुझसे पीटीआई वाले लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था ये मेरे एहसासे हैं, ठीक है। अब ये मौका तो हमारे फिर लीडर्स ने दिया ना, कि इनको ऐसी इन्होंने दावे किए और उसके बाद वो प्रूफ ना कर सके, और फिर वो हमारे जो मुल्क के दुश्मनान हैं उन्होंने इन चीजों को नोट किया, और वो फिर सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने इतना फैलाया कि एक दूसरे के खिलाफ हुई। तो हमारे बिल्कुल सही, हकीकत में तो हमारे सियासतदान बदनीयत है ना सारे के सारे। सर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, उसके ऊपर तो हमने पहले कह दिया कि दूध का धुला कोई भी नहीं है। ना पार्टी 1 दूध की धुली है, ना पार्टी 2 दूध की धुली है, ना तीसरी, ना चौथी, ना पांचवी, ना छठी, ना सातवीं। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। कोई लीडर्स ऐसे इनके नहीं हैं कि जिनको हम आंखें बंद करके कहें कि दे आर इनके कोई मजमूम मकासद कोट एंड कोट या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अब जो हम आपने सोशल मीडिया की बात की, तो मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट डेवलप इसलिए किया था कि बता सकें कि जाहिर है कि जब आपने इस तरह इंतशार फैलाना है, तो आपने मीडिया को यूज करना। अब प्रिंट मीडिया को आप देखें, उसके अंदर कितनी सेग्रीगेशन और डिवाइड आ गई है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया जो इस वक्त सबसे पावरफुल टूल है, उसको किस तरह से आपने वो किया गया। बास लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान साहब की तरफ से और इनके पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से इतने बोल्ड जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बैनर्स चल रहे हैं, शायद ये भी किसी और तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी नारेबाजी को देखें, गली मोहल्लों के अंदर, जलसों के अंदर, वो जो वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं, तो वो
शायद ये इस बात को तक़वियत देते हैं कि जो उससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के होके ऊपर, बनाए गए हैं ना, उससे इन्फ्लुएंस होके वो बनाए गए हैं बैनर्स वगैरह। तो वो अब ये सोशल है, मीडिया से उन्होंने देखा और उसके अब बाद वो हाँ, उसको जलसों के अंदर ले आए हैं। अब देखें सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चल रही है, वो अब आपकी स्ट्रीट्स के ऊपर चल रही है। एक दूसरे के साथ जो मारपीट के वाकयात हैं, वो हो गए हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो वर्दी वाले हैं, फौज के जो लोग हैं, उनके ऊपर हमले किए गए हैं और सारी सूरत हाल, ये इतना डायरेक्ट ब्लेम गेम जो है, वो पहली दफा हुई है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, बाकी जितने भी तो पॉलिटिकल ये पंडित्स कि हैं, हमारे लोगों को समझना चाहिए वो कि ये असल जो साजिश ये हाँ, है, असल साजिश हाँ, ये है, वो हुकूमत असल गिराने वाली साजिश नहीं ये है। है, असल साजिश ये है कि लोगों को हुकूमत का लालच देकर, पावर का लालच देकर, उनको दूसरी पट्टियां पढ़ाकर इदारों के खिलाफ किया गया है। अदालत के पास, जैसे अदालत की हम बात करें तो लोग कहते हैं कि ये अदालतों के बारे में जैसे रिमार्क्स आ रहे हैं, तो अब उस दिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स 10-15 हजार बंदे अपनी सड़क के ऊपर निकालेगा जलसे के अंदर और वो आके हमें डिक्टेट कराएगा कि ये करना ही, हमने कागज और जो एविडेंसेस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर तय करना है कि कौन सी सूरत हाल है। आप एविडेंसेस में ये साबित कर दें कि फलां चीज है, तो आपके हक में फैसला आ जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। अब कई चीजें ऐसी हैं जो पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ गई हैं और वो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, देखें वो तो अदालतों कुछ में लोग जो, ये भी इमरान खान साहब के मुतालिक मिसाल देते हैं कुछ लोग कि जनाब वो जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो वो पहली बॉल पे अगर आउट हो जाए तो वो सारी विकेटें उठा के फेंक देता है। मुझे नहीं खेलने दोगे तो मैं किसी और को भी नहीं खेलने दूंगा, है जी। तो बस ये वो ये लेकिन दैट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। हाँ जी। अगर इमरान जैसा, देखें पहले तो इमरान की हुकूमत के बारे में अफवाहें फैलाई गई, क्योंकि जो हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ये ख्याल था कि अगर हम दोबारा से इनको इनके लिए क्या कहते हैं कि दूसरी पार्टीज को आने देते हैं तो आवाम रिएक्ट करेगी और इनका बड़ा मुल्की नुकसान होगा, तो क्यों ना एक दूसरी पार्टी को, तीसरी पार्टी को थोड़ा सपोर्ट किया जाए और उनको खेलने का मौका दिया जाए। तो ये तो एविडेंसेस मौजूद हैं, ठीक है, इदारे अब इस बात को माने या ना माने, लेकिन अब अगर आप मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वक्त अगर आप मेरी सपोर्ट अपनी सपोर्ट वापस ले लेते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना छोड़ देंगे, तो क्या आप मेरे लिए शदीद बुरे हो जाएंगे? मुझे आपके खिलाफ और आपके घर और पता नहीं 10 नस्लों को खराब करना शुरू कर देना चाहिए, या आपका इस आप वक्त जिस देखिए इदारे में काम कर नस्ल रहे हैं का उसको ट्रैक खराब ऐसे करना ही है। चाहिए। तो ये इसका बहरहाल ये अब जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन जिस हद तक चली गई है, और इस वक्त हमारी स्ट्रीट्स के अंदर जो डिवाइड और जो हमारे मोहल्लों के अंदर जो डिवाइड हो गई है, और वो जितनी हार्श और जिस लहजे और जिस सतह तक पहुंच गई है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अच्छा और चलिए अगर चलिए इसी के ऊपर मेरा थोड़ा-सा एक है कि देखिए लोग जो इमरान खान साहब एक बात करते हैं, आप उनकी तकरीर सुने तो वो कहते हैं ना कि आपके दिल को लग रही होती है, वो बातें ऐसी करते हैं हाँ, कि जनाब बिल्कुल हर बंदा उसको फ़ॉलो करता है। तो आप समझते नहीं कि इसके अंदर सबसे बड़ी गलती ऑपोज़िशन जमातों की है, जिन्होंने उनके अंदर अपनी सियासी जमातों को एक खानदान की कंपनियाँ बना दी है। जैसे आप इमरान खान साहब को देखिए, उन्होंने एक अपनी पार्टी गठित की और उसके बाद उनको अपने खानदान के बंदे आपको नज़र नहीं आएँगे और आपको नज़र भी आ रहा है। मुश्किल ही है कि उनके यार खानदान उनके खानदान में उनके साथ बंदा है कौन? नहीं मगर अलीमा बाजी, एक अलीमा बाजी के अलावा कौन है? मैं वैसे, एक और अलीमा बाजी ने आर्गुमेंट क्या जो बिलियंस के उनके एसेट्स निकले हैं, मगर सर एक तो वो सिलाई आर्गुमेंट मशीन चला के बनाए हैं। एक मतलब आर्गुमेंट ये सोचने की बात है ना। एक आर्गुमेंट तो मेरा सुन लें। देखिए अब अगर आप हाँ, पीएमएलएन की तरफ आएँ हाँ, तो देखें हाँ, कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे, अब शहबाज शरीफ है और उस तरफ पंजाब की तरफ उनका बेटा शहबाज शरीफ है और फिर उनकी मरियम नवाज़ है। यानी कि जो मेन ओहदे हैं उसी तरफ रखेंगे और पीपल्स पार्टी की तरफ देखें आप कमरुज़्ज़मान कायरा कितना बड़ा नाम है, एतजाज़ अहसन कितना बड़ा नाम है। आप बड़े देखें बड़े प्रॉपर पॉलिटिशियंस हैं जिनसे बात करें तो आपको पता चलता है कि पॉलिटिशियंस हैं। मगर उनको आगे लाने की बजाय आपको क्या कहते हैं जॉब ऑन ट्रेनिंग जिसे कहते हैं कि आपने बिलावल को जॉब ऑन ट्रेनिंग रखा, ट्रेनिंग ऑन जॉब किया, यानी कि आपने 4 साल उसको ट्रेनिंग दिलवाई है, उसको बोलना सिखाया है, अच्छा कैसे है वो जलसों के अंदर कैसे बोला जा सकता है, वो करवाया, फिर उसको आपने चेयरमैन बनवा दिया। तो ये जो कमजोरियां इन 2 जमातों के अंदर हैं,
ये जो कमजोरियां दो जमातों की, इन कमजोरी की वजह से इमरान खान साहब की जो बात है वो अवाम के दिल पे लगती है ना, कि ये लोग तो एक सियासी घराने, इन्होंने अपना इसको पाकिस्तान को अपनी मलकियत बना के चला रहे, तो ये भी तो एक बात है ना जो देखिए वजह नहीं, देखें है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये असल में लोगों के जैसे पीएमएलएन जो है वो नवाज शरीफ की नाम पर चल रही है। जो वोट बैंक है वो राना सनाउल्लाह का नहीं है, वो नवाज शरीफ का वोट बैंक है। अगर शहबाज शरीफ साहब को, अब खैर थोड़ा उन्होंने अपना वोट बैंक डेवलप कर लिया है, लेकिन अभी भी शहबाज शरीफ साहब को जो वोट पड़ता है वो नवाज शरीफ साहब के नाम का पड़ता है। आज शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से अलग हो जाएं तो उनका 70-80% वोट बैंक खत्म हो जाएगा। अगर आप भुट्टो का नाम पीपल्स पार्टी से निकाल दें, आप कर दें बिलावल जरदारी, आपका वोट बैंक नीचे चला जाएगा, बल्कि शायद ही कोई बचेगा। लेकिन अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि जब पार्टी के अंदर डिसीजंस हो रहे होते हैं तो फिर इन लोगों को मुखालफत करनी चाहिए, इन लोगों को अपना ग्रुप बनाना चाहिए। अब अगर कमरुज़्ज़मान कारा साहब को वोट मिलता है तो वो भुट्टो के नाम का मिलता है। ऐसे एजाज एहसन साहब को वोट, अगर वो आज भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, वकालत, तो उनकी वकालत एजाज एहसन साहब की क्वेश्चनेबल है, लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। कैन यू, उनके बहुत सारे जो मुकदमात जो प्राइवेटली वो लड़ते हैं उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं। अगर बतौर एतजाज एहसन एक वकील के, बैरिस्टर के वो मैदान में आए तो शायद लोग उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करें, लेकिन चूंकि उनका जो एक ताल्लुक भुट्टो फैमिली के साथ और भुट्टो के नजरिए के साथ जो चलता आ रहा है, एतजाज एहसन की इज्जत भुट्टो के फिलॉसफी की वजह से है। तो ये अब जैसे मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनकी जो इज्जत है वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की वजह से है। उनकी अपनी इज्जत क्या है, मैं आपको अगर फ्रैंकली आप बात करें मौलाना फजलुर रहमान के साहब के साथ कि कौन सी उंगली नहीं उठती है। तो ये बड़े बहुत कैसे सारी चीजें ऐसी हैं कि देखें, वोट बैंक किनके हैं, वोट बैंक जिसका है उसके नाम पर ही चलेगा। आप अगर इनमें इतना दमखम होता, कमरुज़्ज़मान कायरा या एतजाज एहसन, रजा इतनी रब्बानी सीधा या चलता फलां, रहेगा इसका मतलब तो है। नहीं, मतलब ये मत अलग लीजिए। हो जाते ना, ये अलग हो जाते। जैसे कह रहे थे कि नून से शीन निकलेगी तो क्यों नहीं निकली, कह रहे थे कि नून से नून निकलेगी, निसार अली खान जो हैं वो अलग हो जाएंगे, चौधरी निसार अली खान, वो नहीं हुए, वो आज तक नाराज बैठे हुए हैं। और वो पब्लिकली कहते हैं कि नवाज शरीफ को मुझे मनाना चाहिए था, उसने नहीं मनाया मुझे। तो मतलब अगर इतना दमखम चौधरी निसार का कहते हैं कि वो 1,00,000-1,50,000 की लीड ले जाता है दूसरे से, 50-60 हजार 70 हजार लाख की ऐसे वो लीड लेता है, तो उसने क्यों अपनी पार्टी अलग नहीं बनाई? इतने सारे इख्तलाफात पार्टी के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी क्यों नहीं बनाई? चले तो चले हमें ये तो तय है कि वोट बैंक एक नाम का है एक नाम और उस नाम से से चलना है। अब अगर इनको इसमें प्रॉब्लम है तो अपने इमरान खान साहब जो हैं, लोग तो कहते हैं कि इनका तो वाली वारिस ही कोई नहीं है, और अगर ये अपने बच्चों को नहीं ला सकते, अलीमा बाजी को नहीं ला सकते, और इस तरह से सूरत हाल वो अपनी सियासत में नहीं ला सकते। लेकिन इमरान खान के नाम का जो वोट है वो भी किसी और हवाले से है। इवन कि शेख वो रशीद को इमरान खान के नाम का वोट पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, यानी शेख रशीद को भी इमरान खान के नाम का पड़ रहा है, नहीं, शेख लेकिन रशीद को भी इमरान खान का जो वोट बैंक है वो एंटी नवाज और एंटी भुट्टो वोट है। एंटी वोटर वोट है वो। अब उन्होंने जैसे लाहौर आज 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 आई हैव टू गो टू द ब्रेक, तो जाते जाते थोड़ा सा बताते चलो कि जैसे लाहौर के जलसे के अंदर तो काफी तब्दीली आई है, दोबारा से वही बयानिया शुरू हो गया, ये चोर हैं, उचक्के हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने थोड़ा सा ये भी बताया कि 3 साल के अंदर मेरे हाथ में कुछ नहीं था, अदलिया आजाद थी, क्योंकि उनके ज़हन में है ना कि लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपने 4 साल के अंदर अगर इनके ऊपर इतने मुकदमात थे, सारा कुछ, तो आपने क्या किया। बहरहाल इस चीज के ऊपर बात अब हम क्लोज डाउन करते हैं और थोड़ा सा तोशा खाना के ऊपर आएंगे आखिर के अंदर। हमारे पास जो टाइम है उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर इस्लाम के अंदर उसकी क्या हकीकत है उसके ऊपर, और फिर यह जो हमारे सियासतदान है जिन्होंने तोशा खाना, पीएमएलएन, बीपी और पीटीआई, इन तीनों ने क्या तोशा खाना को अपना क्या बनाया हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिवाइव एफएम 94.1। आई एम योर होस्ट नवाज राजा पाकिस्तानी विद योर वीकली प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक। और आज हम अब इस तोशा खाना के मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ये तोशा खाना का जो एक मसला चला हुआ है कि इमरान खान साहब ने घड़ियां ली और घड़ियां बेच दी,
और उन घड़ियों की जो बेचने से जो कीमत बची थी, वो उन्होंने वहाँ की सड़कें बनाई और फिर उसके ऊपर भी काफ़ी एतराज़ात आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा ये आप बताएँगे? उससे पहले मैं तोशाखाना का जो लोगों को बता दूँ कि ये एक जो गिफ्ट होता है वो जनाब प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को दिया जाता है, ना कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो होते हैं, इमरान खान की ज़ात को दिया जाता है। और इसी बेस के ऊपर बहुत से उलमा ने पहले से बहुत क्लियर है। ये हमारे सुहाबा के अंदर मुझे अब एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब गवर्नर कहीं का बना के भेजा गया था, तो उनके मुतालिक कोई आया था कि इनको भी बहुत ज़्यादा तोहफ़े मिलते हैं। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि वो तोहफ़े तो मुझे दिए जाते हैं। तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप ये कपड़े उतारें जो गवर्नरशिप के हैं और फिर उनको दूसरे टाट के कपड़े पहनाए। उन्होंने कहा कि ये आप बकरियाँ चराने चले जाएँ। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ कि मैं एक गवर्नर और जनाब मैं अब बकरियाँ चराने जाऊँगा। बहरहाल वो बकरियाँ चराने चले गए। तो कुछ अरसे के बाद फिर वो जब बकरियाँ चरा रहे थे, तो फिर हज़रत अबू मूसा अशरी के पास हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके बैठे थे। उन्होंने पूछा कि हाँ जी बताओ, तो कहते हैं हाँ बताओ फिर आज अब तुम्हें इतने अरसे में कितने लोगों ने तोहफ़े दिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे समझ आ गई, ये तोहफ़े मुझे नहीं दिए जाते थे, ये मेरे ओहदे को दिए जाते थे। तो ये जो तोहफ़े हैं दुनिया के अंदर कोई भी तोहफ़ा है, वो इनके ओहदों को दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया जाता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ, इमरान खान या ज़रदारी को दिया जाता है। और ये जो अमानत होती है, ये कौम की अमानत होती है और इस अमानत को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसको इस्तेमाल भी करेंगे, तो ये नहीं कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि आप 10 टू 15% दें। क्यों? आप इसको ओपन बिडिंग के ऊपर लेकर जाएँ फिर। ओपन बिडिंग के ऊपर अगर आपने बेचनी सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ तोहफ़ा बेचना ही बड़ी मैं कहूँगा लफ़्ज़ बड़ा सख्त है मेरे लिए कि वो बेशर्मी है कि आप किसी का तोहफ़ा लें और बेचें। आपको किसी ने तोहफ़ा दिया है तो रखें वो फिर तोहफ़ा। जो रेदर देन उसको आप अकेला एक बंदा लेकर उसको बेच दे, आप उसको फिर ओपन ऑक्शन में लेकर जाएँ ताकि उसकी फिर असल मालियत जो क्योंकि ये कौम का पैसा है, वो असल मालियत कौम के पास जाए रेदर देन कि आप जनाब 10% 15% और 50% वो दें। और फिर जो इमरान खान साहब ने क्योंकि एक बड़ा ही रियासत मदीना का वो बिल्ड किया था, तो इमरान खान साहब के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी थी। अगर वो अब ये काउंटर एग्रीमेंट पेश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान ने किया था, भई आप तो उनको पहले ही चोर कह रहे हैं, तो फिर आप चोरों की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ही चोर हैं। तो ये इसके ऊपर जो है ना हमने बड़े क्लियरली अपनी अपने आप को ज़हन को क्लियर करना है कि अब बात वही है कि ये शख्सियत परस्ती की तरफ जो हम चले हुए हैं ना, इसने हमें अंधा कर दिया है। नवाज राजा साहब, पहली बात तो ये है कि जो स्टेट गिफ्ट्स होते हैं, इनको हम तोशाखाना उर्दू में हमने बना दिया है। एक ज़ाहिर है एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ें रखी जाती हैं। खाना का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो तोहाइफ रखे जाते हैं। ये अंग्रेज़ी का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो दीज़ आर स्टेट गिफ्ट्स। When you are serving to a state, you get gifts from other states. ये दुनिया में बेशुमार मिसालें ऐसी हैं बेशुमार क्या मैं शायद पाकिस्तान जैसी मिसाल कहीं कहीं कोई अफ्रीकी मुल्कों शुल्कों में गरीब मुल्कों में और दूसरे इस तरह के मुल्कों के अंदर मिलती हूँ जहाँ पे घटिया रिवायात को डिफेंड करना कौम और उसके लीडर जो हैं वो बायस से इज्जत समझते हैं। लेकिन आमतौर पे जो स्टेट गेस्ट होते हैं और जो स्टेट गिफ्ट्स उनको मिलते हैं तो वो एक जगह पे रखे जाते हैं और उसका एक बाकायदा म्यूजियम या गैलरी डेवलप की जाती है और उसमें लिखा जाता है ये गिफ्ट फलां मुल्क के प्रेसिडेंट ने, प्रिंस ने फलां शख्सियत को, या जैसे हम कहें कि फलां प्रिंस ने, फलां प्रेसिडेंट ने अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को दिया था या प्राइम मिनिस्टर फलां को दिया था, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को दिया था, प्रेसिडेंट ममनून हुसैन को दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बजाय एक कोई गैलरी डेवलप करने के, नवाज शरीफ साहब के जमाने में भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी ऐसा हुआ और कैन यू बिलीव उससे पहले भी ऐसा हुआ। यानी जो बेशर्मी की रिवायत पहले से डाली गई वो कंटिन्यू की गई। अगर रियासत मदीना के वाली साहब जिसको खलीफा का दर्जा दिया जा रहा है और जिसको नबी नौजबिल्ला का दर्जा दिया जा रहा है और तो उसको तो कम से कम ये इस रिवायत को खत्म करना चाहिए था ना, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए था
कि भाई आइंदा जो भी स्टेट गिफ्ट होगा। थोड़ा सा एक पॉइंट, बड़ा सीधा सा पॉइंट है कि उससे बढ़कर तो हम लोगों की अपनी इखलाकियात ऐसी है ना कि हम हाँ, लोगों को इस चीज के अंदर समझ नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं कि अच्छा पहले तो उम्मीद नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब करेंगे, मगर अब क्योंकि नवाज शरीफ और उसने किया है तो हमने कर लिया, तो क्या ओ भाई नहीं जिसने नहीं, नहीं ये किया गलत रिवायत है। मैंने आपको देखें राजा साहब यही मैं कहा। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बहुत पहले से रिवायत चली आ रही है हम्म, और इस रिवायत को खत्म होना चाहिए था। अगर हम कुछ 40-50 साल पहले चले जाएं तो शायद आपको लगेगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे हेड ऑफ स्टेट्स ने या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स ने बगैर बताए आगे पीछे कर दी। और इस दौर के अंदर नवाज शरीफ ने चलो फिर कोई थोड़ा सा वो किया कि हमने वो करें, लेकिन इस दौर के अंदर उन्होंने उठा के ले गए, कुछ पैसे दे के ले गए फॉर देयर ओन पर्सनल यूज। अपने साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने यह किया कि तोहफे लिए बजाय अपने इस्तेमाल में रखने के ओपन मार्केट में बेच दिए। ये डिजास्ट्रस है फॉर द रेपुटेशन ऑफ अ स्टेट कि आप देखें, एक होती है बेशर्मी, एक उससे आगे की कोई सुपरलेटिव डिग्री हो। तो नवाज शरीफ ने बहुत गलत किया। अगर वो 20% दे के या 25% दे के वट एवर प्राइस he paid for these gifts and taken to home for his personal use, ये गलत, बहुत गलत। इससे ऊपर ले जाके आपने 15-20% पैसे दिए, वो देने के बाद आपने ओपन मार्केट में अगर 100 रुपए की चीज दी वो 100 रुपए में या 110 रुपए में बेच दी। जब आप किसी पाकिस्तान की इज्जत बेची है, वो इज्जत बेच दी, इज्जत बेची अब ये पीटीआई के सपोर्टर्स को, उनके वर्कर्स को, उनके जो बड़े ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि नवाज शरीफ ने जो बेशर्मी की थी उससे कोई सुपरलेटिव डिग्री का लफ्ज निकालें तो वो इमरान खान ने किया है। ये जरदारी ने भी किया था, जरदारी ने भी किया था। मैं ये कह रहा हूँ जरदारी नहीं, जरदारी ने मार्केट में नहीं बेचा। नहीं, जरदारी ने पर्सनल यूज किया ना, वो गाड़ियां बीएमडब्ल्यू। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्टेट गिफ्ट ले जाते हैं कुछ पैसे दे के पर्सनल यूज के लिए, ये बेशर्मी की बात है। बिल्कुल कि स्टेट आप एक तरह से आपने डॉक्यूमेंटेड चोरी की है। वो नवाज शरीफ और जरदारी ने, उससे पहले वालों ने भी की है। पहले वाले तो पैसे ही नहीं देते थे। नवाज शरीफ और जरदारी ने तो पैसे दे के अपने इस्तेमाल के लिए ले गए, अपने घरों के लिए, अपने महलों के लिए ले गए। इमरान खान ने ओपन मार्केट में बेच दिए। ये अब ये घटियापन की, अल्लाह माफ करे मैं जो लफ्ज बोल रहा हूं, मुझे ऐसा ही कहना चाहिए कि ये अब वर्कर्स को, हर पार्टी को सोचना चाहिए, कोई कानून ऐसा बनना चाहिए कि कोई बंदा, कोई वजीर आजम, कोई प्रेसिडेंट, कोई ओहदेदार जो हुकूमत के अंदर है या स्टेट के अंदर है और उसको किसी मुल्क की तरफ से गिफ्ट मिलता है तो वो तोशा खाना या जो भी वो म्यूजियम बनता है उसके अंदर रखा जाए और वो वहां पर पड़ा रहे, उसका एक म्यूजियम हो, लोगों को पता हो कि ये जो सोने की बनी हुई क्लाशनकोफ है ये किसने दी थी, ये फलां घड़ी जो इतनी कीमती थी, इतने करोड़ों की, वो किसने दी थी, ये फलां जो गोल्ड के कफलिन दिए तो किसी ने ये दिए थे। तो ताकि वो डेवलप हो और लोग ये देखें कि लोगों ने हमारे रहनुमाओं की इज्जत कैसे की। आप अपनी इज्जत तो ना बेचे ना। तो ये बहरहाल एक और इसके थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरा क्वेश्चन आ गया कि जैसे एक मिसाल देता हूँ कि जब किसी चीज की कमी होती है ना तो वो बंदा उस चीज के लिए ज्यादा तड़प रखता है। तो ये कुदरती बात है कि जिस चीज से रोका जाए उसकी तरफ बंदा ज्यादा जाता है, या जिस चीज की कमी हो, ख्वाहिश हो कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए और उसके लिए पता तड़प करता है। इसी तरीके से बड़ी अजीब सी बात करने लगा कि हम पाकिस्तानी सारे मुसलमान तो हैं, हमारे अंदर मुसलमान होने की ख्वाहिश बड़ी है, मगर हम मुसलमान हैं नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं है। इस वजह से अस्तगफिरुल्लाह क्या, ये तो बिल्कुल खुलेआम कहना चाहिए कि हम आप जाके प्रैक्टिसेस देखें ना मुसलमानों की। वो यही वजह है कि कोई भी बंदा, मैं कहता हूँ, मैंने ये बात की है तो लोग मुझके ऊपर बड़ा इतराज करते हैं। मैं कहता हूँ कि किसी बंदे, किसी मौलवी ने इस तरीके से दीन को इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से इमरान खान साहब दीन को इस्तेमाल करते हैं। माना कि मजहब का कार्ड बहुत गलत इस्तेमाल किया गया है। देखें, हमेशा मजहब का कार्ड सियासत के अंदर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस तरह से अच्छाई और बुराई की हद तक इस्तेमाल हुआ है। अब मुआशरे के अंदर इस हद तक डिवाइड
करने के लिए, मुआशरे को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। और रियासत उस मदीना का नाम लेकर कभी इस तरह से आप बुरे काम कह लो या इस तरह से मैं बिल्कुल बहरहाल उसकी वजह ये है कि हम जो नीचे जो अवाम है वो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं। वो अगर किसी कोई बंदा इमरान खान या नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है या खड़ा हो रहा है तो वो अपॉर्चुनिस्ट है सारे के सारे। उनका उनका कोई मकसद नहीं है। वो गलत हर किस्म के गलत और सही जो मीन्स है वो इस्तेमाल करके वो कोशिश करते हैं कि इन लोगों के साथ जुड़े और अपने मकासद हासिल करें। बिल्कुल जैसे इमरान खान साहब, मैं लोगों को मिसाल देता हूँ कि चले मैं इमरान खान साहब के ऊपर उंगली नहीं उठाता मगर मैं कहता हूँ कि अगर वो अपने आप को ईमानदार और सच्चा कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार और सच्चा हूं, तो ईमानदार और सच्चा आदमी कभी अपने साथ झूठे लोगों को नहीं लेता है, कभी झूठे और फरेबी लोगों को नहीं लेता है। मगर आप इमरान खान साहब की सारी टीम देखें और सारे चोर हैं। सारे देखें, सारे चोर हैं। आप उनकी किधर से नाकामी की क्या? वजह ये है, उनकी नाकामी की उन्होंने वो 20-22 लोग जो नवाज शरीफ से लेके हाँ, बैसाखियों पे बने थे, उन 20-22 लोगों ने उनको छुरा घोंपा और किसी ने नहीं झोंका। अगर नहीं, वो अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की हवाले से देखें तो जितने लोग परवेज मुशर्रफ साहब चुन चुन कर लेकर आए थे, जी, जी। वो मलक अमीन असलम साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा काम किया। वैसे मैं बताऊं, जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ थे तभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी भी ही इज द ओनली पर्सन जिसकी परफॉर्मेंस ग्लोबली नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, एक आध ऐसा कोई अच्छा बंदा भी निकल आता है। फवाद चौधरी साहब की रेपुटेशन परवेज मुशर्रफ के जमाने से लेके या उससे पहले से लेके आज देख क्या है। अब इस तरह अगर एक एक अब बंदे का नाम लेके उनकी बात करना शुरू अखलाकियात का करेंगे। लेवल देखिए, एक इतने बड़ी पोस्ट पे है, उनकी अखलाकियात का लेवल देखो। कहते हैं उन्होंने तोहफा उसको दिया था, ले लिया, लेके बेच लिया तो क्या हो गया। अब ये इस बंदे की अखलाकियात का लेवल देखिए, उसको समझ नहीं आ रही ये बात क्या कर रहा है जी। तो इस किस्म के बंदों को जब इमरान खान साहब ने साथ जोड़ा है, आपने अगर 22 साल की जिद्दोजहद की है तो आपके साथ तो एक बहुत बड़ी टीम थी ईमानदार लोगों की, आप उन लोगों को साथ लेकर आते। आप इनकी बैसाखियों पे हुकूमत में तो सर आ गए। देखें, एक इकोनॉमिक टीम इतनी बड़ी थी इमरान खान साहब के साथ कि 6.8 की जीडीपी ग्रोथ को माइनस में ले गए थे, -1 -2 के करीब ले गए थे। तो अब बहरहाल जैसी टीम थी, जो होना था। और पिछले 3.5 सालों में आखिरी कंक्लूड कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान के रियासती इदारों की बदनामी दुनिया में हुई है वो और कहीं जो हुकूमत की बदनामी और जो नेगोशिएशंस हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ किए हैं, दे आर डिजास्टर। और मैं ये हमें भुगतना पड़ेगा बहुत दिनों तक। मैं आखिर आखिर में 30 सेकंड्स के अंदर ये कहते चलूंगा कि इमरान खान साहब बहुत काबिल सियासतदान है कि वो अपना बयानिया इस तरीके से लेकर चलते हैं, बाकी सियासतदानों से के लोगों को खींच लेते हैं। मगर मैं वोटर्स को कहूंगा कि इस बयानी के अंदर अपने आप को इतना बेवकूफ मत बनाए। उनसे उनकी 3 साल 8 माह की कारकर्दगी का सवाल लाजमी कीजिए। उनको अंधों की तरफ फॉलो मत कीजिए। किसी भी सियासतदान को, चाहे वो जरदारी हो, बिलावल हो या नवाज शरीफ, उनसे उनकी कारकर्दगी पर लाजमी सवाल कीजिए क्योंकि ये आपकी नस्लों की बात है, आपके आने वाले फ्यूचर, बच्चों के फ्यूचर की बात है। उनको अंधों अंधों की तरह ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए किसी को, कोई भी ये आपका नहीं है। सब जो है ना अपने अपने ओहदों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसी इसी चीज के साथ मैं सर सबसे सलाम करूंगा। आपका भी प्रोग्राम में शुक्र करने का शुक्रिया। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।